May I come in, sir? Yes, please. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening. Please take your seat. Thank you, sir. You're Mr. Sunil Kumar Gupta. Yes. Sunil, you're comfortable with Hindi? जी सर. Will that be your preferred medium? Yes, sir. सुनील, आप वैक्सीनेटेड हैं? जी सर. दोनों डोज ले चुके हैं? जी सर. सुरक्षित हैं, इस समय तो कोई लक्षण नहीं है? नहीं. तो फिर हटा लीजिए मास्क. थैंक यू सर. जी सुनील, कंफर्टेबल? जी सर. एक काम कीजिए, सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए. बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपना नाम दोबारा से नहीं दोहराना है. अपनी जाति, धर्म, किसी भी पहचान का उल्लेख नहीं करना है. सर, मैंने क्लास 10th नेपाल से किया है. क्लास 12th मैंने PCM स्ट्रीम में मुजफ्फरपुर से किया है. क्लास स्नातक मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैथमेटिक्स में किया है. 66 BPSC मेरा तीसरा अटैम्प्ट था और इससे पहले मैं 65 BPSC में इंटरव्यू स्टेज तक मैं पहुंचा था. आपने ग्रेजुएशन जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है? जी सर. गणित में? जी. और ये आपने 2018 में किया था. इसके बाद से आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं? जी. आगे की पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं? जी. इसकी कोई खास वजह है? सर, वजह तो यही है कि मैं लोक सेवा की तैयारी कर रहा हूँ. मैं MSc करना चाहता था, लेकिन जो मेरा बिगर प्रेफरेंस था वो मुझे लगा कि लोक सेवा है. अगर मैं MSc करता तो मुझे इधर दिक्कत आ जाती, इसीलिए मैंने MSc नहीं किया. गणित आपका विषय है और वही ऐसे आपने ऑप्शनल में भी रखा है? जी बिल्कुल. चलिए, लीनियर प्रोग्रामिंग तो पढ़ी होगी? जी सर. बताइए, ड्यूअलिटी क्या होता है? सर, ड्यूअलिटी कंसेप्ट है, जैसे कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का अगर हम उसे किसी दूसरे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में चेंज करते हैं तो हम ड्यूअलिटी यूज़ करते हैं. यहाँ पे जो अगर फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में है तो मिनिमाइजेशन भी चेंज हो जाता है और उसी के अनुसार से कॉन्स्टेंट भी चेंज हो जाते हैं. क्या लाभ है इसका एप्लीकेशंस के टर्म में? क्या क्यों जरूरी है? सर, वो तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं. अब तो मूलतः सीतामढ़ी, बिहार से आ रहे हैं? जी सर. और बिहार में गणित को लेकर बार बार लोग वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम लेते हैं. जी. यूँ तो समझ में आता है कि एक मीडिया इमेज के तौर पर महत्वपूर्ण है, लेकिन गणितज्ञ के तौर पर बताइए कि क्या कंट्रीब्यूशन है उनका जो इतना महत्व दिया जाता है? पूरा गणितज्ञ वाले भाषा में बताइए. फिर उन्होंने साइक्लिक वेक्टर में PhD किया था और इसके अलावा मुझे उनका कंट्रीब्यूशन याद नहीं है. नहीं, लेकिन क्या उन्होंने गणित को लेकर कोई वाकई महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया था, या फिर वो चूंकि एक मीडिया फ्रेंडली स्टोरी बनती है इसलिए उनको महान गणितज्ञ कह दिया जाता है? नहीं सर, उन्होंने साइक्लिक वेक्टर में रिसर्च पेपर PhD तो आप समझ सकते हैं, आप तो ग्रेजुएशन करके आए हैं, आपके तमाम टीचर्स PhD थे, तो किसी न किसी विषय पे तो PhD की ही जाएगी. जी सर. तो आपने किस विषय में PhD की है, यह तो उनकी प्रसिद्धि का स्रोत नहीं होगा. क्या है? गणित के विद्यार्थी की तरह समझाइए. सर, मुझे इस पे आइडिया नहीं है सर, सॉरी. चलिए, तो छोड़ देते हैं फिर, चूंकि आपकी तैयारी उसमें नहीं है. आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं? जी. अगर आप एक पुलिस अधिकारी बनते हैं तो आपकी क्या वरीयताएं, 3 प्रमुख वरीयताएं होंगी? सर, पुलिस का मेन काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना. तो मेरी पहली वरीयता होगी कि मैं लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करूं, ताकि यहाँ अगर लॉ एंड ऑर्डर रहेगा तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं. सेकंड में प्रेफरेंस रहेगा डोमेस्टिक वायलेंस और वुमेन सिक्योरिटी. और तीसरा मेरा प्रेफरेंस रहेगा कम्युनिटी को मैं अप्रोच करूं और कम्युनिटी के साथ एक पार्टनरशिप होना चाहिए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू जो किया जा सकता है. मुझे बताइए कि जब हम बिहार की पुलिसिंग पर चर्चा करते हैं, जी सर, तो बिहार की पुलिस की कोई बहुत अच्छी छवि पूरे देश में देखने को नहीं मिलती. पुलिस रिफॉर्म्स की जब बातचीत होती है तो बार बार बिहार पर फोकस किया जाता है कि बिहार को पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. क्या वजह है बिहार पुलिसिंग की इस छवि की? सर, 3-4 कारण हैं कि हमारी पुलिस उतनी सशक्त नहीं है. पहली कारण तो ये होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है प्रॉपर, जैसे कि प्रॉपर व्हीकल की और आर्म्स वगैरह की. दूसरा हम कह सकते हैं कि जो लेवल ऑफ गरीबी और इलिटरेसी है, तो जो एक इसके कारण सर एक ये भी गैप होता है. और सर मैं क्वेश्चन एक बार और सुनना चाहूँगा. कुछ नहीं, मैं यही जानना चाह रहा था कि बिहार की पुलिसिंग के क्या चैलेंजेस हैं, क्यों उसकी छवि इतनी बदली हुई है, और वो छवि उतनी अच्छी क्यों नहीं है, क्या कारण है? मेरे ख्याल से आपने उसको जैसे एड्रेस किया, ठीक है. मैम आप देखिए. सुनील, यस मैम. सीतामढ़ी का नाम ऐसा क्यों पड़ा?
सर सीतामढ़ी का नाम सीता माता के नाम से है। जब सीता माता जनक को मिले थे तो वो जब लौट रहे थे तो एक जगह पे जहाँ पे जानकी मंदिर अभी है, वहाँ पे कुछ समय के लिए वहाँ पे उन्होंने स्थान लिया था। इसीलिए मरई एक शब्द होता है जिसे हम झोपड़ी बोलते हैं, तो मरई से सीतामढ़ी हो गया है। ठीक है। और नेपाल में जैसे आपने बताया आपकी स्कूलिंग हुई है। यस मैम। ये बताइए कि कहाँ तक ये जस्टिफाइड है कि भारत की जो बिग ब्रदर की इमेज बनी हुई है नेपाल के संदर्भ में, वो कहाँ तक जस्टिफाइड है? बिग ब्रदर की इमेज तो नहीं है, ब्रदरली कह सकते हैं कि रिलेशन है। अभी हाल फिलहालों के दिन में अभी जो कंडीशन थी थोड़ी देर पहले जब नेपाल में प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए तो उस समय दिक्कत था। अभी तो हमारा नेपाल और इंडिया का रिलेशन नॉर्मल है। तो जो आप बोल रहे हैं कि बिग ब्रदरली एटीट्यूड इंडिया का देखा जाता है नेपाल में, 2015 का जो इश्यू था जब इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया गया था मधेसी पीपल द्वारा, और कुछ अन्य कारण थे, चाइनीज इन्फ्लुएंस कह सकते हैं कि नेपलीज मीडिया में और जो उस समय की नेपलीज सरकार थी इस एटीट्यूड के बारे में बता रही है। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ है नहीं। जी मैम, मैं नहीं मानता। सही। ये बताएं कि महिलाएं अपने लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा पाती? इतने सारे कानून बनाने पड़ते हैं लेकिन उसके बाद भी डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं हो पाती हैं। पहला रीज़न है पैट्रियार्कियल माइंडसेट, पहला रीज़न है। और इसी को दूसरा रीज़न हो जाएगा आपका जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाता है। और कई जगह पे तो एजुकेशन का लेवल भी उतना नहीं है कि उनको उनके राइट्स के बारे में पता नहीं है। पर आवाज़ उठाने के लिए एजुकेशन भी ज़रूरी है, इंडिपेंडेंस भी ज़रूरी है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि हिम्मत की भी कमी है? जी मैम, ये कहा जा सकता है, लेकिन हिम्मत तभी आएगा जब कोई भी इंसान ही ले लेते हैं तो अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगे, उनको पता है कि जो मैं स्टेप लेने जा रहा हूँ उससे मुझे नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है। तो जब तक अवेयर नहीं रहेगी, जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, तब तक आवाज़ उठाने में दिक्कत होगा। सही बात है। एक और मेरी दुविधा हटाइए कि क्या बिहार के पिछड़ेपन का कारण कहीं ना कहीं ये सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स भी हैं क्या? कि जो बिहार है उसका जो सबसे इंटेलिजेंट यूथ है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव यूथ है, वो अपने कई सुनहरे साल सिविल सर्विसेज की या पीएससी की तैयारी करने में लगा देते हैं। मैम, मैं इसे कारण तो नहीं लेकिन एक रिजल्ट बता सकता हूँ, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का एक इश्यू है और सिविल सर्विसेज को एक अच्छे सर्विस के रूप में देखा जाता है, तो बिहार के युवा सिविल सर्विसेज को पसंद करते हैं। तो ये रीजन नहीं है लेकिन एक रिजल्ट है, ये एक रिजल्ट है। जी मैम। ठीक है, ये बताइए कि क्यों नहीं जाना चाहती है कोई भी इंडस्ट्री बिहार में, क्या कारण है? पहला तो जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज है, अभी मिनरल जो रिसोर्सेज है हमारे यहाँ कम है, और जो भी बिहार में जो भी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टूरिज़्म जो यहाँ हो सकता है उसका भी पोटेंशियल अभी रीच नहीं किया है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट की कमी है। चौथा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो वो देखते हैं कि हम कर सकते हैं कि नहीं। तो ये 3-4 कारण है। ठीक है, धन्यवाद सुनील। थैंक यू मैम। आपकी हॉबीज़ में एक हॉबी क्रिकेट देखना भी है? सर, क्रिकेट देखना और मुझे मैजिक ट्रिक्स सीखना और करना पसंद है। चलिए, मैजिक ट्रिक्स के बारे में तो बाद में बात हो जाएगी, क्रिकेट के बारे में आपसे बात कर लेते हैं। ठीक है सर। विमेंस T20 चैलेंज विजेता कौन है 2022 का? सर, मुझे आइडिया नहीं है सर। जब IPL फाइनल खेला जाना था उसके ठीक एक दिन पहले T20 विमेंस चैलेंज का फाइनल हुआ। जी सर। नहीं देखा आपने? सर, मैं IPL में व्यस्त था तो मुझे उसका आइडिया नहीं लगा। अच्छा, कितने विमेंस ICC वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप आपने देखे हैं? सर, सही मायने में मैंने एक भी फाइनल नहीं देखा है। मैं फॉलो करता हूँ लेकिन मैं विमेंस टीम की कैप्टन कौन है? सर, ODI में मिथाली राज है और T20 में हरमनप्रीत कौर है। तो विमेंस कम देखते हैं, मेंस देखते हैं? जी सर। ऐसा क्यों? क्रिकेट देखना हॉबी है विमेंस का कि मेंस क्रिकेट देखना हॉबी है? सर, अभी तो लिमिटेड टाइम रहता है, तो वैसे भी आमतौर पर एक चीज़ देखी गई है कि विमेंस क्रिकेट शुरू हो जाए या कोई भी और गेम्स हो, उसमें लोगों का इंटरेस्ट कम है,
क्रिकेट भारत में तो पूजा की तरह है, उसके बावजूद भी जब विमेंस क्रिकेट की बात आती है तो उसको देखने वालों की संख्या बड़ी कम होती है। जी क्या मुख्य कारण है? सर, पहला तो जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है मीडिया द्वारा या न्यूज़पेपर द्वारा, तो उसमें जो पहली प्राथमिकता है वो मेन स्ट्रीम को दिया जाता है। खेल इसके इकोनॉमिक कारण भी है। खेल के शौकीन हैं आप ना, जी सर। एक ऐसे प्रशंसक के रूप में बताइए जिसको खेल पसंद है, उसके बावजूद वो विमेंस क्रिकेट नहीं देख रहा है, क्यों? सर अगर मैं सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं होता इसलिए? सर अगर मैं अपने संदर्भ में बताऊँ तो मुझे अभी उतना टाइम नहीं मिलता है, तो मैं आईपीएल भी मैं बस क्रिकबज़ पे ही चेक कर लेता हूँ। और वुमेन्स टीम का सर मैं नहीं देखता हूँ इसमें सर। मैं मानता हूँ कि टाइम कंस्टेंट मेरा एक रीज़न है। चलिए, अच्छा ये बताइए, T20 क्रिकेट ने क्रिकेट को नुकसान ज़्यादा पहुंचाया कि फ़ायदा? सर मैं मानता हूँ एडवांटेज ज़्यादा है। सबसे पहली इन जो पॉपुलैरिटी है क्रिकेट की वो बड़ी है, और एक चांसेस ये है कि क्रिकेट क्योंकि ओलंपिक में नहीं है और हमने टाइम T20 में टाइम कम लगता है, तो ये हम ओलंपिक में भी लेकर जा सकते हैं। तो बेस बड़ी है और इससे इकोनॉमिक एडवांटेज भी हुआ है कि हम T20 को रेगुलर बेसिस पे करवा सकते हैं। खेल की खूबसूरती उसके टेम्परामेंट, क्लास से जानी जाती थी। अब तो ना क्लास है ना टेम्परामेंट है, सिर्फ एक्साइटमेंट है, तो खेल बचा कहाँ? सर खेल अभी भी बचा है। टेस्ट क्रिकेट जो बोल रहे हैं, टेम्परामेंट की बात अब कर रहे हैं, वो टेस्ट क्रिकेट में देखा जाता है, आमतौर पे सोचा जाता है और देखा जाता है। चलिए, अच्छा ठीक है, छोड़िए इसको। ये बताइए कि दल बदल कानून के बारे में कुछ जानते हैं? जी सर। बत क्या है? सर ये एंटी डिफेक्शन लॉ 1952 में आया था, 10 शेड्यूल के अंदर है। इसमें अगर कोई भी लेजिस्लेटर अगर पार्टी चेंज करता है तो हम ये कानून लागू होती है। अगर कोई मनोनीत सदस्य है और वो दल में शामिल हो जाता तो क्या प्रावधान है उसके लिए? सर 6 मंथ का टाइम है। अगर वो 6 मंथ के पहले ही शामिल हो जाता है तो ये उन पे नहीं लगेगी। अगर 6 मंथ के बाद वो ज्वाइन करता है तो लग जाएगी। एंटी डिफेक्शन लॉ ने किस तरह से जो पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको नुकसान पहुंचाया है? सर नुकसान तो नहीं कह सकते, कुछ इसमें खामियां हैं, लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ कि इसके एडवांटेज ज़्यादा है। जो पहले ये जो दल बदल दिया जाता था और जो हमारी सरकार गिर जाती थी, तो इससे एक एडवांटेज आता है और मैं लिमिटेशन कम देखता हूँ। अच्छा, एक एक्सेप्शन बता दीजिए दल बदल का। सर अगर मेजॉरिटी अगर 2/3 से ज़्यादा पार्टी मेंबर अगर इधर ज्वाइन कर लेते हैं तो ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। यानी अकेले जाएंगे तो गुनाह है, और अगर समूह के साथ जाएंगे तो सारे पाप माफ़ हो जाएंगे। सर ये किसकी लिमिटेशन है, और सर ये की लिमिटेशन ही है सर ये। चलिए, अच्छा सुनील। जी सर। सुनील, ये बताइए कि हमारे राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें से कोई बिहार से है क्या? सर मुझे आइडिया नहीं, सॉरी। बिहार की अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें जी सर। तो उनमें 5 शीर्ष टर्नओवर के आधार पर कंपनियां कौन सी? सॉरी सर, ये मुझे बिहार नहीं। का स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है बिहार में स्टॉक एक्सचेंज या नहीं? सर बिहार में स्टॉक एक्सचेंज, सर माफ़ कीजिए, ये मुझे याद नहीं है सर। फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें, वित्तीय क्षेत्र, जी सर। तो उसके लिहाज से बिहार की भूमिका क्या है? बिहार में जो फाइनेंशियल बाजार होता है, वित्त बाजार जो होता है, उसकी स्थिति क्या है? सर बिहार में प्राथमिक रूप से तो इंडस्ट्री की कमी है, और उद्योगों पे ले जा रहे हैं, मैं वित्त पर, दोनों में अंतर समझ रहे हैं? जी एक सर। चीज़ उद्योग होता है, एक वित्त होता है, फाइनेंस होता है, जिसके अंदर बैंकिंग, शेयर्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। सर मुझे आइडिया नहीं, माफ़। नहीं जानकारी। स्टार्टअप इकोसिस्टम किसे कहते हैं? हाल में बिहार सरकार ने दावा किया कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर बिहार सक्रिय है। जी क्या होता है स्टार्टअप इकोसिस्टम? सर बिहार सरकार ने 2017 में ये एक्ट लाया था, स्टार्टअप बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। सर ये स्टार्टअप ये होता है जब हम एक छोटा सा इंडस्ट्री या छोटा सा MSMEज अगर कोई ग्रुप या कोई इंडिविजुअल स्टार्ट करता है तो उसे हम स्टार्टअप बोलते हैं। नहीं, लेकिन स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या होता है? जब हम इसे इनकरेज करते हैं कि आप लोग, हम उनको इनकरेज करते हैं, इंसेंटिव देते हैं, तो जो इन्वायरमेंट पैदा होता है उसे हम इकोसिस्टम के रूप में देख सकते हैं। तो बिहार को एक स्टार्टअप इकोसिस्टम देने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी?
सर पहला मैं मानता हूँ कि इंडस्ट्री का सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। जो भी यहाँ पे प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, या अभी एथेनॉल जो चल रहा है, फूड प्रोसेसिंग हो गया, इन पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, इंडस्ट्री और एजुकेशन को लिंक करना होगा। और तीसरा, मैं मानता हूँ सर कि छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ पे, MSMEs, क्योंकि बिहार में गरीबी की रेट ज़्यादा है, तो अगर हम वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें तो सर ये 3-4 कारण मुझे लगता है। ठीक है सुनील, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। जी सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। टेक योर सीट। थैंक यू सर। सुनील, आपने पहले भी इंटरव्यू दिया है? जी सर, मैंने 65th BPSC में दिया था। नहीं, यहाँ पर भी इंटरव्यू दिया था अभी? जी सर। कब दिया था? पिछले साल मैंने दिया था। नहीं, इस साल। इस साल भी नहीं दिया था। पक्का? जी सर। और आपका पिछला स्कोर कितना था? 75 आउट ऑफ 120। कितने नंबर से रहे? 1 नंबर से। 75 के बाद भी 1 नंबर से। मेंस कैसा हुआ इस बार? पिछले बार जैसा ही हुआ है सर, वैसा ही हुआ है। क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा टफ था, तो मैं अपने आप को थोड़ा ऊपर ही महसूस कर रहा हूँ। रिलेटिवली बेहतर हाँ। हो जाएगा। आपको क्या लगता है आज के इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस कैसी थी, और कहाँ कहाँ वो आप और सुधार चाहेंगे उसमें? फिर जो अपने लास्ट में फाइनेंशियल सेक्टर पे पूछा, उस पर मुझे नॉलेज नहीं था। और एक सर ने जो पूछा था वुमेन क्रिकेट टीम, उस पर मुझे नॉलेज की कमी लगी। कुल मिलाकर सुनील, आपकी तैयारी ठीक है, बाय एंड लार्ज आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। एक आध जगह पर जो मेंशन करने वाली चीज़ थी वो बता दिया। एक आध जगह पर कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा और फॉर्मल हो सकते हैं। कभी कभी आपके फेशियल एक्सप्रेशन या वर्बलाइजेशंस जो हैं वो उनको, या खासतौर से स्माइल को लेकर कभी कभी लगता है कि वो थोड़ा सा फॉर्मल की बाउंड्री को क्रॉस करती हुई सी दिखाई देती है। तो उसको आप थोड़ा सा एक बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। अन्यथा कुल मिलाकर आपकी का ज्ञान सही है, आपका विश्लेषण भी सही है, और आपकी ईमानदारी भी सही है। जहां आपको पता है, और जहां आपको नहीं पता तब भी आपको पता है कि आपको नहीं पता, इसलिए आप उसमें गैस वर्क वगैरह करने से सामान्यतः बचते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। वो आपकी ईमानदारी को बताता है। कुल मिलाकर अच्छा है। एंट्री थोड़ी सी और स्मार्ट हो सकती है, थोड़ा सा कैजुअल लगती है, हाथ थोड़े से फैल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि एंट्री थोड़ी सी और स्मार्ट तरीके से हो। बाकी चीज़ें आप ठीक से कर रहे हैं, आई एम श्योर यू विल डू वेरी गुड, राइट? थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल है जी सर, क्योंकि पिछले बार मेरा स्कोर 75 था और इसी स्कोर को इम्प्रूव किया जा सकता है 90 तक। तो सर पिछले बार मैं जब यहाँ पे इंटरव्यू दिया था तो वही इनफॉर्मल और फॉर्मल, मेरा अब इनफॉर्मल ज़्यादा हो गया था, जो आप उस बार भी सजेस्ट किए थे। तो सर मैं जो 5-6 दिन बचे उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई आपके इनफॉर्मल होने को इस समय कोई बहुत बड़ी बात माना जा रहा है। एक आध इंस्टेंस ऐसा मुझे दिखाई दिया, बाकी आपको वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक या दो जगह, इससे ज़्यादा नहीं था। तो बाय एंड लार्ज आप उसे कवर कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ अतिरिक्त करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा स्माइल होगा, एंट्री थोड़ी सी फॉर्मल हो जाएगी। तो देखिए, ये वाला जो स्टेट सर्विस होता है इसमें ना समय कम होता है, 12 मिनट 13 मिनट, बहुत खींचो तो 15 मिनट, जिस वजह से आपके पास स्लिप करने का मौका नहीं हो, और शुरुआती 2-3 मिनट में ही आपको अपनी प्रेजेंस फील करानी पड़ती है, अदरवाइज बोर्ड मेंबर्स डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो शुरुआती समय को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे। दिख आप औपचारिक रहें, कोई परेशानी नहीं है। बोल भी आप सामान्यतः औपचारिक रहें। एक आध जगह पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में स्माइल में ये बात आ रही है तो स्माइल को उस जगह पे थोड़ा कर्टेल कर लीजिए, बाकी कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। यू आर डूइंग वेरी गुड। और 75 से ज़्यादा आने चाहिए। अभी हम लोगों ने जिन लोगों के इंटरव्यू लिए, जिनके पिछली बार 85-90 के बीच में आए थे, 85 के आसपास आए थे, आप उनसे अच्छा कर रहे हैं। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।